टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन समझने से पहले हमें केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन समझना पड़ेगा। केमिकल चेंज आप पढ़ चुके हैं, वो चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, ठीक है ना। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस। जो सब्सटेंस बनता है वो सब्सटेंस जिससे बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है जिससे बना है सब्सटेंस उससे अलग होती है। क्या कहना चाहती हूँ मैं कि जैसे केमिकल चेंज हुआ, वाटर और ऑक्सीजन को मिलाकर हाइड्रोजन और वाटर को कंबाइन करके ऑक्सीजन मिला। ये इतना आसान नहीं है कंबाइन करना, रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो वाटर है वो क्या है? गैस। ऑक्सीजन है वो क्या है? गैस। ये दोनों, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, गैस की प्रॉपर्टी अलग होती है। जिन पार्टिकल से ये बने हैं उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी। लेकिन जब आप वाटर लेते हैं तो वाटर की क्या फॉर्म होती है? लिक्विड या वाटर, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो वाटर जिन पार्टिकल से बना है उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होगी। तो केमिकल चेंज में ये होता है, नया सब्सटेंस बनता है। अब वो प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है, एक सब्सटेंस दूसरे में चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ओके, क्या कहते हैं हम? केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस केमिकल चेंज होता है, जो शुरू में होते हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। जहां मैंने लिया था, मेरा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट है। वेयर एज न्यू सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। वहां पे जो मेरी रिएक्शन थी उसमें था वाटर। देखिए ये रिएक्शन है, आपका क्वेश्चन बनेगा डिफाइन केमिकल रिएक्शन या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये पूरा बनेगा। तो आप इसमें फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स, एंड वाटर इज अ प्रोडक्ट, वाटर बन रहा है। ओके, तो ये आपको पूरा इक्वेशन लिख के इनको स्पेसिफाई करना है फॉर एग्जाम्पल। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन। अब यही जो केमिकल रिएक्शन है ना, जब इसे हम फॉर्मूला और सिंबल्स एलिमेंट्स के लेके यूज करते हैं ना, लिखते हैं, तो इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये सब चीजें रिलेटेड है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ substances, either you can write elements or compounds, तो involved in reaction is called chemical equation. ओके, तो इसमें हमें पता चल जाता है केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट कौन कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट, और एक एरो लगाते हैं। अब देखिए जो केमिकल इक्वेशन है ना, उसमें हम फिजिकल स्टेट्स भी बता सकते हैं, आपको ब्रैकेट में लिखती है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई कार्बन सॉलिड, कोक, कोयला, आप कुछ भी ले सकते हैं, फ्यूल है, और ऑक्सीजन गैस है। कब बाद में कंबाइन होके क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस है प्लस हीट भी आता है इसमें। अब हमारा केस जो था वाटर, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन। अब इसमें बाद में आपका बना वाटर जो लिक्विड फॉर्म है। यहाँ सी कार्बन मतलब आपका कोल है, कोयला, तभी ये एस फॉर्म लिखी है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शंस फर्दर क्लासीफाई हो सकती हैं, 5 कैटेगरी है शायद। अब ये 7th क्लास का है, 10th क्लास में पूरा डिटेल में है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, आप रिएक्टेंट भी लिख सकते हो, कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनता है प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दोनों एग्जाम्पल आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। तो आप जब आएगा ना डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप एक एग्जाम्पल भी लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन विच मोर देन 1 प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। रिएक्टेंट सिंगल है और उससे फिर ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। कॉम्बिनेशन में एक ही प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में एक ही डीकम्पोजिशन में एक ही रिएक्टेंट है। ये देखो, वाटर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे ना, तो वाटर का फिर से वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा, डीकम्पोजिशन हो जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसको क्विक लाइन भी कहते हैं, और इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। फॉर्मूले आपने सीख लिए ना, तो आप वो नाम भी लिख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट भी। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है दूसरे को कंपाउंड में। अब क्या मतलब है? एक एलिमेंट
एक आपके पास एलिमेंट है रिएक्टेंट में और एक आपके पास कंपाउंड है। ओके, अब एलिमेंट जो है ना, जो आपके पास सिंगल एलिमेंट है, वो कंपाउंड में जो एक एलिमेंट प्रेजेंट है ना उसको हटा देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। देखिए अब जैसे ये है, ये एक्टिविटी है आपका क्रिस्टल लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीकर में और उसमें आपने आयरन नेल रख दी यानी Fe+Cu_SO4। अब देखिए एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ना आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है ना वही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाती है। अब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो देखो कॉपर की जगह आयरन आ गई, कॉपर अलग निकल गई। तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जब एक एलिमेंट ने कंपाउंड में से एक दूसरे एलिमेंट की जगह ले ली। अब अगर आप FeSO4+Cu रिएक्शन कराओगे ना तो वो रिएक्शन नहीं होगा, इसका उल्टा नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से। तो ज़्यादा रिएक्टिव जो होती है ना, ये तो वही बात होगी ना, जो ज़्यादा ताकतवर है वही कमज़ोर को हटा सकता है ना, कमज़ोर तो ताकतवर को हटा नहीं सकता। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ब्लू कलर था ना सॉल्यूशन का वो किस में चेंज हो गया, लाइट ग्रीन में, और ब्राउन कोटिंग आ गई नेल पे। एक्चुअली ये हुआ क्यों, पहले कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन था, जब आपने उसमें आयरन नेल डाली तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके ग्रीन कलर बना रही है, और जो कॉपर है जो नेल पे कॉपर चढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेल है ना, नेल कील पे, वो कॉपर कील पे जमता जा रहा है, तो इसलिए जो उसका है वो ब्राउन कलर आ रहा है नेल पे, कॉपर का ब्राउन कलर होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये आप एसिड बेस में पढ़ चुके हो। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। ओके, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड अ वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये डिफाइन लिखना। ये देखो जो OH होता है वो बेस होता है, OH जिसमें आ गया ना बेस है, ये HCl आपका एसिड है, तो ये एक OH निकल गया और एक H निकल गया, ये कंबाइन होके बन गया वाटर। अब ये H हट गया और OH हट गया, NaCl बन गया। अब अगर ये आपको कोई बाहर से इक्वेशन मिले तो आपको ये देखना है वाटर तो इस केस में बनेगा ही बनेगा। इन दोनों को कंबाइन करोगे सोडियम क्लोराइड, तो तुमने केमिकल फॉर्मूले पढ़े हैं ना सोडियम क्लोराइड, तो वैसे केमिकल फॉर्मूला बना के सोडियम क्लोराइड लिख लेना और इक्वेशन को बैलेंस कर लेना अगर कोई बाहर से आए तो। अब देखो ये क्या है, मैग्नीशियम OH आ रहा है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या निकला, मैग्नीशियम सल्फेट कैसे निकला, ये H2 बाहर आ गया और यहाँ से ये बाहर आ गया, ये वाटर बन गया। अब इसके साथ कौन सा कंबाइन होगा, Mg और SO4, तो मैग्नीशियम सल्फेट, और मैग्नीशियम सल्फेट का ये फॉर्मूला होता है। जब आपको आए ना कि बैलेंस है, इक्वेशन को बैलेंस करो या इक्वेशन को पूरा करो, पूरी इक्वेशन लिखो, तो ये हो सकता है। देखिए आपको क्लासिफाई करना है। अब आप ध्यान दो, जहाँ प्रोडक्ट 2 हैं, रिएक्टेंट 1 है, यानी ये 2 कंबाइन होके एक बन रहा है, तो वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा। जहाँ आपका एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, ये डीकम्पोज हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। रिएक्टेंट 1 मतलब कॉम्बिनेशन, रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट 1 मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्टेंट 1 मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर पहले, सबसे पहले देखना वाटर, फिर देखना कोई OH वाला है यानी बेस, और ये तो आपको पता है ना एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये देखो कॉपर और AgNO, Ag की जगह कॉपर आ गया, ये अलग निकल गया, इसने इसको हटा दिया, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और आता है बड़ी क्लासेस में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफाइन तो रट्टे मारने वाली है, उसमें क्या होता, ये चीज़ 10th के लिए है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये दोनों देखो इक्वेशन, यहाँ पे भी कंपाउंड है, यहाँ पे भी कंपाउंड है, लेकिन इन दोनों की जगह चेंज हो गई। यहाँ पे भी कंपाउंड है, यहाँ पे भी कंपाउंड है, दोनों की जगह चेंज हो गई, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, एलिमेंट हो और कंपाउंड हो, फिर जगह चेंज हो, तो वो डिस्प्लेसमेंट है।